नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ अब भी जारी है। आज ईडी हेमंत सोरेन से दूसरे चरण के रिमांड पर पूछताछ शुरू करेगी। पूछताछ में ईडी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट को भी सामने रखेगी। ईडी दफ्तर से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी की जांच जारी है और आज से हेमंत सोरेन से फिर एक बार दूसरे चरण के जांच पूछताछ शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईडी कोर्ट ने 5 दिनों का फिर एक बार रिमांड दिया है और ये दूसरे चरण का रिमांड है, क्योंकि पहले चरण में भी 5 दिनों का ही रिमांड दिया गया था। और कल जिस तरह से ईडी कोर्ट में ईडी के वकील के द्वारा 7 दिनों की मांग की गई थी रिमांड को लेकर, लेकिन फिर एक बार 5 दिनों का ही रिमांड मिला है और आज से फिर एक बार हेमंत सोरेन से इसी ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। यही हेमंत सोरेन मौजूद हैं। दूसरी एक और बात सामने आई है इस पूरे जांच के दौरान कि जो विनोद सिंह हैं उनके कुछ व्हाट्सएप चैट पर ईडी खंगाल रही है और उसमें उन्होंने जिन लोगों से भी चैट किया है, कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़े हुए हों या पैरवी से जुड़े हुए हों, वो मामले सामने आए हैं। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो हेमंत सोरेन हैं उनसे भी उस चैट में विनोद सिंह के द्वारा बातचीत की गई है। और यह भी देखना होगा कि अब जो 5 दिनों का जो रिमांड मिला है और ये जो दूसरे चरण का जो रिमांड है, इसमें क्या कुछ ईडी के अधिकारियों को हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान क्या कुछ और बातें सामने आती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में कुछ और लोगों को भी बुलाया जा सकता है। यहाँ पहले से ही जो भानु प्रसाद हैं वो मौजूद हैं और उनसे भी लगातार ये बातें अंदर से आ रही हैं कि हेमंत सोरेन और भानु को आमने सामने बिठाकर भी क्रॉस क्वेश्चन किए गए हैं। तो अब आने वाले समय में हेमंत सोरेन की जो मुसीबतें हैं वो कितनी बढ़ती हैं और ईडी के अधिकारियों को इस पूरे पूछताछ से क्या कुछ नए मामले सामने आते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जो हेमंत सोरेन है उनसे रिमांड की जो अवधि है, जो दूसरे चरण की अवधि है, उस पर आज से फिर से एक बार पूछताछ शुरू होगी और ये देखना होगा कि अगले 5 दिनों में क्या कुछ और ईडी के अधिकारी निकाल पाते हैं। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। इससे पहले कल रांची की पीएमएलए कोर्ट को ईडी ने व्हाट्सएप चैट के कुछ पन्ने सौंपे। इनमें कई आईपीएस और आईएएस के ट्रांसफर और पैसों के लेन देन को लेकर के बातचीत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच हुई ये व्हाट्सएप चैटिंग विनोद सिंह के मोबाइल से मिले थे। कहा जा रहा है कि ईडी के पास से व्हाट्सएप चैट के 504 पन्ने मौजूद हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इन व्हाट्सएप चैट का कोई इस केस में लेना देना नहीं है और ईडी को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा है कि पूछताछ में हेमंत सोरेन जांच एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामला सामने आया, ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। जो चैट है वो आप लोग चलाते रहिए और ये चैट आया कहां से, ये सोर्स जहां से होगा वो बता पाएंगे। और इस पूरी खबर पर ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, 5 दिनों की अवधि जो है वो बढ़ गई है रिमांड की। अब से जो पूछताछ होगी इस दूसरे चरण की, वो पूछताछ किन किन मामलों को लेकर के की जाएगी, क्योंकि एक जो नया चैट का मामला है वो भी अब सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो इस नई चैट ने जो है हेमंत सोरेन की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इस चैट में कई अहम जो जानकारियां हैं वो भी हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो इस चैट में वो चीजें हैं, न सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की, बल्कि कई सरकारी दस्तावेज भी इसमें से इन चैट में जो जानकारी ईडी के द्वारा कोर्ट में दी गई है कि कई सरकारी दस्तावेजों का हस्तांतरण हुआ है, वो मैसेज के रूप में गए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस
पूरे चैट को लेकर एक नई जांच जो है वो जरूर की जाएगी और इनसे जुड़े सवाल का भी सामना जो है वो हेमंत सोरेन को करना पड़ेगा। तो तमाम चीजें हैं और इन चीजों को लेकर ही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के जो करीबी हैं विनोद सिंह, उनकी वजह से हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भानु प्रसाद के घर से जो ट्रंक से तमाम दस्तावेज मिले थे, उन तमाम दस्तावेजों को भी निकाला गया है और इनसे जुड़े सवाल भी हेमंत सोरेन से पूछे जाने हैं, जिसमें कि न सिर्फ बड़गाई अंचल की जमीन बल्कि और भी जो जमीन है उन जमीनों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है हेमंत सोरेन से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि चैट के साथ साथ जो संपत्ति है उन तमाम चीजों को लेकर आज से जो पूछताछ है वो नए सिरे से शुरू होगी और इन जो चैट की बात की जाए या फिर नए सवालों की बात की जाए तो ये हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं होगा इन सवालों का सामना करना। साफ तौर से जो जानकारी है इस चैट में 539 पेज हैं शामिल। इस 539 ओम प्रकाश, आप ये कह रहे हैं कि सवालों का सामना करना आसान नहीं हेमंत सोरेन के लिए होगा, लेकिन ईडी ने जो आरोप लगाए या फिर ईडी ने जो अपनी बात रखी कोर्ट में कि हेमंत सोरेन जांच एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या ईडी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि उन सवालों का जवाब हेमंत सोरेन से निकाल पाना? जी बिल्कुल, एक चुनौती तो है ही, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरह से ईडी के द्वारा कोर्ट में बातें कही गई कि हेमंत सोरेन जो हैं वो पूरी तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है वो हेमंत सोरेन के देखने से मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो पिटीशन में किया गया है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन से पूछना और उन सवालों के जवाब के तह तक पहुंचना ये भी एक बड़ी चुनौती ईडी के लिए भी है, क्योंकि तमाम चीजें तो जरूर हैं, लेकिन साफ तौर से अगर कहा जाए तो इन चुनौतियों में जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर जो पूछताछ का सिलसिला है वो किया जाएगा, क्योंकि ये तमाम जो चैट्स हैं इन चैट को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो दस्तावेज ईडी के पास मौजूद है, सिर्फ उनसे पूछना है और इन सवालों का सामना करना हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं होगा। इस वजह से हम ये कह रहे हैं क्योंकि ईडी के पास तमाम कागजात हैं, दस्तावेज है और वो फोन जो डिजिटल इक्विपमेंट से जो साक्ष्य सामने आए वो साक्ष्य भी है। तो ऐसे में इन सवालों का सामना करना हेमंत सोरेन के लिए ज्यादा मुश्किल होगा और चुनौती के जो ईडी की चुनौती के वनस्पति। चलिए बिल्कुल ओम प्रकाश, तो पूछताछ आज से दूसरे चरण की शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस खबर के लिए आपका। और चलिए, तो विनोद सिंह जिनके घर से मोबाइल फोन, कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड मिले थे और मोबाइल जो डिटेल्स हैं वो निकाल करके उसको सबूत के तौर पर रख करके हेमंत सोरेन से पूछताछ की जानी है। और खास करके जो व्हाट्सएप चैट है वो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और इस व्हाट्सएप चैट का जो पूरा सबूत है वो ईडी के पास मौजूद है और एक एक डिटेल्स और एक एक बातचीत क्या हुई है उसके और पन्ने को खंगालने की, उसके और तह तक जाने की कोशिश की जाएगी। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ईडी की ओर से कोर्ट को सौंपे गए व्हाट्सएप चैट से साफ हो गया है कि किस तरह से पैसों का लेन देन हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हेमंत सोरेन के करीब विनोद सिंह के मोबाइल और घर से कई एडमिट कार्ड मिले हैं, इसमें मोटी रकम के लेन देन की आशंका है। उन्होंने इस चैटिंग को देखते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जेएसएससी पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। तो ये बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला बोला है इस पोस्ट के जरिए कि ईडी ने हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए 12 पन्नों की जो जानकारी कोर्ट में दी है उसमें लिखा गया है कि हेमंत के सखा यानी कि विनोद की बात तो बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं कि आर्किटेक्ट विनोद सिंह से कैसे पैसों के लेन देन को लेकर के चैट किए गए और इस चैट के जरिए मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ी हुई है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां चंपाई सोरेन से जुड़ी ये बड़ी खबर। 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 8 फरवरी को यह मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन समय बढ़ चुका है। तालमेल की कमी की वजह से शपथ ग्रहण समारोह टल गया। कांग्रेस जल्दी में शपथ के लिए तैयार नहीं।
कांग्रेस कोटे के मंत्री का नाम तय नहीं है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को ही संभव हो पाएगा। दरअसल इससे पहले 8 फरवरी यानी कि आज के ही दिन दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिखी। सरकार के अंदर बेहतर समन्वय नहीं होने की वजह से कांग्रेस ने ये कहते हुए इस शपथ ग्रहण को आगे टालने की बात कही कि अब तक कांग्रेस के अंदर नाम पर कहीं से मुहर नहीं लग पाई है। राहुल गांधी की झारखंड में चल रही यात्रा की वजह से ऐसा हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि जो 14 और 15 फरवरी को राहुल गांधी की दूसरे चरण की यात्रा होनी है गढ़वा और पलामू के ज़िले में, 15 फरवरी के बाद का ही समय रखा जाए और इसी के बाद ये कहा गया कि 16 फरवरी को राजभवन में दरबार हॉल में ये शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3 बजे होगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जेएमएम के अंदर वैसे तो नाम की चर्चा और लगभग ये कहा जा रहा है कि नाम पर मुहर भी लग गई है, लेकिन कांग्रेस में अब तक जो नाम पर चर्चा हुई है और जिस तरह से यहाँ से जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो प्रभारी नाम जो संभावित नाम हैं वो लेकर दिल्ली गए हैं और दिल्ली में उन तमाम नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद ही कांग्रेस के दिल्ली दरबार से इस पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी ये जानकारी नहीं थी कि 8 फरवरी को किसी तरह का कोई शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और जब उनसे ये जानकारी ली गई तब उन्होंने भी कहा कि इस तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। 2 घंटे के अंदर ही मतलब राजभवन से जैसे ही आमंत्रण पत्र 8 फरवरी को लेकर वितरण का कार्य शुरू हुआ उसके 2 घंटे के अंदर ही स्थगित करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस तैयार नहीं थी और ये पहला मौका भी हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के जाने के बाद चंपई सोरेन मंत्रिमंडल के अंदर बेहतर समन्वय नहीं होने का ये उदाहरण सामने आया है कि किस तरह से कांग्रेस और जेएमएम के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने की वजह से इस शपथ ग्रहण समारोह को आगे टालना पड़ा और अब 16 फरवरी को ही शपथ ग्रहण होगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। चंपई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख बढ़ने के बाद डैमेज कंट्रोल की राजनीति शुरू हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा गठबंधन की सरकार है, सबकी सलाह से ही आगे बढ़ना है। उन्होंने दावा किया कि कुछ कमियां रह गई थी जिससे दुरुस्त कर लिया गया है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी से इनकार भी किया। रहे होंगे क्योंकि गठबंधन की सरकार है, सभी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए और ये कोई मैं बहुत ज़्यादा विलम्ब भी नहीं मानूंगा, लेकिन चलिए जिन कारणों से भी टला 16 तारीख को शपथ ग्रहण तय है और होगा। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हजारीबाग में इचाक प्रखंड के पंचायत विकास की रोशनी से दूर है। डाड़ी खागर पंचायत के पुरपनिया गांव में प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती को लोग करीब 3 किलोमीटर तक खाट पर लाद कर ले गए। इस गांव में न तो सड़क है और न ही स्वास्थ्य सुविधा। लोग गर्भवती को खाट पर लादकर कंधे के सहारे पगडंडी का रास्ता तय करते हुए सदर अस्पताल तक पहुंचे। लोगों ने कई बार सड़क निर्माण के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा की बहाली की भी मांग की, लेकिन ये गुहार भी अनसुनी है। वहीं जब पूरे मामले पर क्षेत्र के विधायक अमित यादव से बात की गई तो उन्होंने इको सेंसिटिव जोन की वजह से फॉरेस्ट क्लियरेंस में परेशानी की बात कही कि इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बाद ना आप यहाँ सड़क बना सकते हैं, ना दुकान बना सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, ना होटल चला सकते हैं, किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं। आज वही दुर्भाग्य है कि डाड़ी घाघर पंचायत में हम 1 इंच भी काम वन भूमि में नहीं कर पा रहे हैं। जो भी शेष बचे भूमि है आप देखे होंगे, अभी हम लोग के द्वारा वहाँ पे 3 ठो ब्रिज का काम कराया गया, अभी कम से कम 8 किलोमीटर सड़क का काम कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि डाड़ी घाघर पूरा पंचायत जो भी गांव उसमें आते हैं सारे इको सेंसिटिव जोन में है। इस घटना इस तस्वीर के बाद कई सवाल भी, और न्यूज़ 18 पूछता है कब तक खाट पर यह सिस्टम पड़ा रहेगा। सवाल यह भी है कि पुरपनिया गांव में आखिर सड़क क्यों नहीं बनी। खाट पर कब तक लाद कर मरीज ले जाएंगे और इस बीच हो सकता है कि उनकी मौत भी हो जाती है, स्थिति और बिगड़ भी जाती है। तो ये कई सवाल हैं।
खबर बोकारो से, जहां बीएस सिटी के एलएच स्ट्रीट 2 के एक घर में अहले सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। हालांकि लोगों के सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। घर में रहे लोगों ने बताया कि आग की वजह से बेटी की शादी के लिए रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। आग लगा, कुछ पता ही नहीं चला कब लग गया आग। सोए हुए तो जल्दी से घर से भागे, जब धुआं निकलने लगा पूरा तब। और ये कितने बजे की घटना है? करीब 7 बजे, 7 से 8 बजे के करीब में। नुकसान कितना हुआ? कम से कम 10 लाख से ऊपर ही था। आप ही लोग 2 आदमी थे घर में? हाँ, बस हम ही लोग थे, 2 बच्चे थे। जल्दी से धुआं जब निकलने लगा तो जल्दी जल्दी भागे घर से। रात से ही मतलब कागज जलने का मतलब थोड़ा सा मतलब आ रहा था इस तरीके से। उसका सुबह में देखे तो पूरा धुआं घर में होने लगा। धुआं होने के बाद जिस रूम में आग लगा उसी रूम में मेरी बहन और बहन बेटा 2 सोया हुआ था। फिर उसको जल्दी बोले कि निकलो वहाँ से, तब जाके निकली है। तब जाके थोड़ा देर के बाद ही पूरा आग लग गया। कितना का नुकसान हुआ होगा? करीब 10 लाख। शादी मेरा होने वाला था और सारा दहेज वहेज था, जेवर जेवरात मम्मी लोग का मेरा बन के रखा हुआ था। साहिबगंज में NH 80 के पास लॉकडाउन मार्केट समिति की 4 दुकान में आग लग गई। आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। अगलगी में प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजा देने की गुहार की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पीड़ित दुकानदारों ने सरकार से मांग भी की है सहायता की। 4 दुकान में भीषण आग लग गई और ये दुकानें जलकर खाक हो गई और लाखों रुपए की संपत्ति राख हो गई। रात में शाहबाद लॉकडाउन मार्केट के सामने 4 दुकानें भयंकर रूप से आग लग गई। इसमें लाखों का क्षति हुआ है। ये हमारे सलेमपुर पंचायत के अंतर्गत ही आता है। सुबह हम लोग भी पहुँचे हैं मॉर्निंग में और RO साहब CO साहब को खबर किए हैं, थाना को भी खबर किया गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है। कैसे आग लगा ये तो हम नहीं देख पाए कि आग कैसे लगा, लेकिन जब हम आए 2:30 बजे रात में तो देखिए आग लहर रहा है। बुझाने का हम लोग कोशिश किया लेकिन नहीं बता पाए हम लोग। लास्ट में सिलेंडर में आग पकड़ लिया, तब हम लोग भाग गए। खबर गढ़वा से, जहां भवनाथपुर थाना की पुलिस ने अवैध महुआ शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मखरी गांव में छापेमारी के दौरान अवैध महुआ शराब बनाने वालों के घरों में रखी गई जावा महुआ को नष्ट किया गया। साथ ही तैयार अवैध शराब को भी नष्ट किया गया। थाना प्रभारी ने इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी दी। घाटशिला में माखुली गांव के पास जंगल में हाथियों की आपसी भिड़ंत में एक 5 साल के नर हाथी की मौत हो गई थी। मृत हाथी के शव का 3 डॉक्टर की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव को दफना दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद हाथी की मौत की वजह झुंड में आपसी लड़ाई को बताया गया। जमशेदपुर DFO भी मौके पर पहुंची और उनकी देखरेख में हाथी के शव को दफनाया गया। ऐसे प्रथम दृष्टया तो देख के लगता है कि ये फाइटिंग का केस है जो जनरली इनमें होता है। हाथियों में कोई बाहर का आया, कोई यहाँ है, तो डोमिनेंसी का केस होता है। तो फाइटिंग में ये बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, मुश्किल से हमको लगता है 5-6 साल का है। उसी में लगता है क्योंकि एक्सटर्नल इंजरी के साइन दिख रहे हैं और बाकी जो आईवीआर से रिपोर्ट आएगा उसके बाद फाइनल होगा। अभी तो ऐसा लगता है कि ये फाइटिंग का केस है, इंटरस्पीसीज फाइटिंग ही है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने जो रिवील किया है उसमें क्लियरली वो बता रहे हैं कि फाइटिंग इंजरी के साइंस मार्क्स बॉडी पर मौजूद है। इसके अलावा जब अभी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए ऑर्गन्स को भेजा जा रहा है और डिटेल्स रिपोर्ट आने के बाद। अब बात करते हैं गिरिडीह जिले की हाई प्रोफाइल सीट गांडे की। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। वहीं उनके विधानसभा के क्षेत्र के आदिवासी लोग भी नाराज हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि चुनाव के दौरान उन्होंने क्षेत्र में काम करने की बात कही थी, लेकिन काम करने की बजाय उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा में जब से जेएमएम के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है, तब से लगातार गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अभी हम गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कर्माटांड में है। यहाँ पर यहाँ के लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों ने विधायक को बहुत उम्मीदों के साथ चुना था और जीतकर विधानसभा पहुंचाया, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर?
हाँ, मेरा हो गया गोविंद हंसदा। अच्छा। लेकिन सरफराज अहमद तो हम लोग बोल दिया था कि हमको जीतेंगे तो आप लोग घर घर कॉलोनी देंगे, तो पानी का व्यवस्था देंगे। अभी तो जीत के वो चल गया, रिजल्ट दे दिया, हम लोग तो कुछ नहीं दिया, अभी तक कुछ नहीं। पानी पीने का हम लोग एक कुआं भी नहीं, एक चापाकल भी नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल को लेकर के यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो ग्रामीण है, वो नाखुश हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे चुनाव के समय में, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने कोई भी वादे को पूरा नहीं किया। परिणाम यह है कि जिस तरह से पिछले कई वर्षों से ये लोग अपने बदहाल स्थिति में रहते आ रहे हैं, अभी इन लोगों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं। पलामू में होटल में घुसकर अपराधियों ने दिन दहाड़े महिला को गोली मार दी। एमएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला नमिता देवी होटल चलाती थी। इस डीपीओ ने बताया कि 2 अपराधी होटल में घुसे और गोली मारकर भाग गए। देवघर में शादी का दबाव बनाने के लिए 2 युवक ने एक महिला की पिटाई कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि ये महिला 12 साल से शादीशुदा और उसकी 2 बेटी भी है। इसके बावजूद शादी को लेकर दोनों युवकों ने उस महिला की धुनाई कर दी। इस घटना से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। वहीं देवघर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुगा कुछ न कर लालिए तो मुगा लालिए बना कर तब कहलिए 2 बुतरू छ हमरा तोरा शादी करवा के लिए हमार शादी भेल हमरा 2 बुतरू छ दोनों रडवाले थे मारे लाले पूरा बस ये वास्ते शादी नहीं करबो ये वास्ते। हां क्या लगा कौन आदमी चलो सब 2 बोला शादी करेगा हमसे ही करेगा, तो बोला काहे करेंगे, हमारा 2 बच्चा है, हम शादीशुदा हैं। तो इसको मारने डेंगने लगे। हम लोग बाद में जाने दौड़ के गए हैं। फिर क्या हुआ इसको देखें पूरा मार के दिया है एकदम। बैठा देखिए ना कैसे मारा है, बेहोश हो गया था। वहाँ से आदमी उठाया है थाना लोग। अच्छा थाना। हाँ थाना में है। आप लोग की शिकायत के बाद वहाँ पुलिस उठाई। हाँ। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।